हेलो व्यूवर्स, लीगल टैक्स की इस नई वीडियो में आज आपका स्वागत है। आज हम डाइवोर्स के टॉपिक के बारे में आपसे बात करेंगे। तो डाइवोर्स क्या होता है, डाइवोर्स कौन से लॉ में डिफाइन है, डाइवोर्स कितने टाइप के होते हैं और डाइवोर्स लेने के लिए क्या करना होता है, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डाइवोर्स असल में होता क्या है। तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 13 के अंदर ये स्पेशली मेंशन है कि एनी मैरिज सोलमनाइज्ड वेदर बिफोर और आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट मे ऑन अ पेटिशन प्रेजेंटेड बाय ईदर द हस्बैंड और द वाइफ बी डिसॉल्व्ड बाय अ डिक्री ऑफ डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड। इसका मतलब ये है कि इस एक्ट के बनने से पहले या बनने के बाद कोई भी शादी जो कि हिंदू मैरिज एक्ट में कवर होती है, उसको डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करके हस्बैंड या वाइफ डाइवोर्स की डिक्री को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कुछ ग्राउंड्स है जो कि सेक्शन 13 में ही डिफाइन है। वो उस ग्राउंड पे पिटीशन को फाइल करके डाइवोर्स की डिक्री ले सकते हैं। तो दोस्तों, डाइवोर्स का मीनिंग मैंने आपको बता दिया। अब हम जानते हैं कि डाइवोर्स कितने टाइप के यानी कि कितने प्रकार के होते हैं। व्यूअर्स, डाइवोर्स जो है वो दो प्रकार के होते हैं, यानी दो कैटेगरीज में डिफाइंड है। एक होता है कंटेस्टेड डाइवोर्स और दूसरा होता है म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स। कंटेस्टेड डाइवोर्स वो डाइवोर्स होता है जिसमें कि डाइवोर्स की डिक्री को लेने के लिए पिटीशन फाइल करते हैं, जिसके अंदर कुछ ग्राउंड्स हैं जो कि सेक्शन 13(1) आई में, आई ए और आई बी में मेंशन है, जो कि क्रूएलिटी, डेजर्शन या एडल्ट्री जैसे ग्राउंड हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई हस्बैंड या वाइफ अपने पार्टनर के अलावा किसी और दूसरे व्यक्ति के साथ कुछ फिजिकल संबंध बनाते हैं तो वह एक डाइवोर्स का ग्राउंड होता है। इसके अलावा किसी भी प्रकार की क्रूएलिटी जो कि मेंटल या फिजिकल क्रूएलिटी हो सकती है, अगर किसी भी इस तरीके से हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे के साथ क्रूएलिटी करते हैं और इस सेक्शन के अकॉर्डिंग जो इसमें ग्राउंड मेंशन है उसमें क्रूएलिटी को किया जाता है, तो फिर वो सेक्शन 13 के उसी ग्राउंड को मेंशन करके डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करके डाइवोर्स की डिक्री को हासिल कर सकते हैं। वहीं म्यूचुअल कंसेंट का जो डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट है, इसमें डाइवोर्स को प्राप्त करने के लिए आपको सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट का 13(b)(1) और B2 जो सेक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग उसी के ग्राउंड, म्यूचुअल ग्राउंड के ऊपर आपको जो है डाइवोर्स पिटीशन फाइल करनी होती है, जिसमें कि हस्बैंड और वाइफ आपसी समझौते से जॉइंट पिटीशन को फाइल करते हैं, जिसमें कि ऑन द ग्राउंड ऑफ B1 एंड B2 उनको डाइवोर्स की डिक्री म्यूचुअली डिसाइड कर दी जाती है। दोस्तों, कंटेस्टेड डाइवोर्स या फिर म्यूचुअल कंसेंट का डाइवोर्स किस तरीके से फाइल किया जाता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसको कैसे इनिशिएट किया जाएगा, कोर्ट में किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, यानी प्रोसीडिंग्स को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, वो सभी बातें मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए आपको डाइवोर्स के डिक्री की एक पिटीशन जो है, जो कि सेक्शन 13(1) आई और आई ए और आई बी, कोई भी ग्राउंड जो कि हस्बैंड या वाइफ अगर उस ग्राउंड पे डाइवोर्स लेना चाहते हैं तो वो ग्राउंड मेंशन करके अपने एडवोकेट के थ्रू एक पिटीशन फाइल करते हैं। हस्बैंड या वाइफ कोई भी उस पिटीशन को फाइल कर सकता है। उस ग्राउंड पे सबसे पहले तो आपकी उस पिटीशन को कोर्ट रजिस्टर कर लेता है। देन सेम डेट पे यानी फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे सामने वाली पार्टी जो भी हस्बैंड या वाइफ होगा उसको नोटिस इशू किए जाते हैं, जिसके बाद आने वाली प्रोसीडिंग में वो जो हस्बैंड या वाइफ होगा वो कोर्ट के सामने अपेयर होगा ऑन द रिसीविंग ऑफ समन। समन रिसीव करने के बाद वो कोर्ट में अपेयर होता है और अपना जवाब दाखिल करता है। देन दोनों पार्टीज के बीच में इश्यूज को सेटल करके आगे एविडेंस के लिए प्रोसीड किया जाता है। देन उसके बाद एडवोकेट के थ्रू आप फाइनल आर्गूमेंट कोर्ट में करते हैं एंड फाइनल जो है डाइवोर्स की डिक्री प्राप्त करते हैं। दोस्तों, वहीं म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स में आपको सेक्शन 13(b)(1) और B2 जैसे कि मैंने बताया था, तो म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स में आपको सबसे पहले तो अपने एडवोकेट को हस्बैंड या वाइफ दोनों में क्या म्यूचुअली अग्री हुआ है, किस टर्म्स पे वो उस डाइवोर्स को आगे एग्जीक्यूट करेंगे, वो सारी टर्म्स और कंडीशन एडवोकेट को आप बताते हैं। वहीं आपका एडवोकेट सबसे पहले तो एज पर लॉ 13(b)(1) हिंदू मैरिज एक्ट के अंडर आपकी म्यूचुअल फर्स्ट पिटीशन को फाइल करता है,
जिसमें कि कोर्ट के सामने पहली तारीख पे आपका एक जॉइंट स्टेटमेंट होता है, जो कि हस्बैंड और वाइफ के टर्म्स और कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही जॉइंट स्टेटमेंट्स को कोर्ट में रिकॉर्ड किया जाता है। देन आफ्टर द कंप्लायंस, जो भी कंप्लायंस होते हैं उसको एडवोकेट आपका पूरा करेगा। आपकी फर्स्ट पिटीशन यानी कि 13B1 की जो पिटीशन होती है उसको जज साहब अलाउ कर देते हैं। तो दोस्तों, सेक्शन 13B1 की जो म्यूचुअल की पिटीशन है कोर्ट उसको डिसाइड कर देता है। उसके बाद कोर्ट आपको 6 महीने का जुडिशियल सेपरेशन ग्रांट करता है। उस 6 महीने के जुडिशियल सेपरेशन में आपको अगेन सोचने का मौका दिया जाता है। कई बार बहुत से केसेस में ऐसे देखा गया है कि 6 महीने के जुडिशियल सेपरेशन में हस्बैंड या वाइफ दोनों ही कई बार अपना माइंड को चेंज कर लेते हैं एंड उनकी जो मैरिज है वो रिस्टोर भी हो जाती है। बट इफ एनी केस अगर ऐसा नहीं होता है तो एज पर लॉ आपको अपने एडवोकेट के थ्रू 13B2 की भी पिटीशन, जॉइंट पिटीशन को फाइल करना होगा। देन आपकी जो जॉइंट पिटीशन 13B2 की जो फाइल होगी वो आपकी फाइनल डिग्री के लिए होगी। उसमें भी सेम प्रोसेस को आपको फॉलो करना होगा। जॉइंट स्टेटमेंट्स होंगे आपके कोर्ट में। जॉइंट जो 13B1 का है उसका हवाला आपकी उस पिटीशन में होगा। सारे डॉक्यूमेंट, सारे कुछ जो टेंडरिंग होती है कोर्ट में वो आपका एडवोकेट सारी आपकी पूरी करेंगे। इसके बाद आपकी फाइनल डिग्री को ग्रांट कर दिया जाएगा। दोस्तों, एक बात का हमें खास ध्यान रखना है कि म्यूचुअल जो डाइवोर्स होता है उसमें क्लियरली लॉ में ये मेंशन है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के बीच में मिनिमम 1 ईयर का सेपरेशन होना चाहिए। अगर 1 साल का आपका सेपरेशन नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि हस्बैंड और वाइफ अगर 1 साल से कम 1 साल से अलग रह रहे हो, अगर किसी भी सूरत में हस्बैंड या वाइफ दोनों ही 1 साल से कम के पीरियड में, यानी कि 1 साल उनको अलग रहते हुए नहीं हुआ है, तो वो म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स को फाइल नहीं कर सकते, यानी कि 13B1 और B2 की पिटीशन वो लोग फाइल नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों, आने वाले लॉ अपडेट्स पे इसी तरीके के वीडियोस को प्राप्त करने के लिए और ताकि आपको ऐसी वीडियोस जल्दी से जल्दी प्राप्त होती रहें, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके या फिर फ़ोन पे क्लिक करके फ़ोन नंबर से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।